की वीडियो में हम क्लास 9th की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है ना, उसका पेपर में लेके आया हूँ। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारा जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एनसीईआरटी से आएगा और मैंने पूरी एनसीईआरटी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगता है तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। 15 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √5। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। 5 के बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूँ। p/q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, तो पहला वाला हो जाएगा परिमेय संख्या। पहला वाला क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। फिर यहाँ पे आ जाती है, वो बेस अपना समान है, घात अलग अलग है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो घात अपनी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा, देखो इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3, लॉसअप अपना 3 आ जाएगा। नीचे समान रहने पे ऊपर पैसे का पैसा जुड़ जाता है। तो यह आ जाएगा 2 की 3/3 या 3 एकम 3, यानी 2 की घात 1 यानी कि 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिर्फ 2। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो अपना सही हो जाएगा। किसी रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। रैखिक बोला है तो घात 1 होगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो वह बिंदु कहाँ होगा? ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, अगर y निर्देशांक 0 है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक, ये आपका x निर्देशांक है, ये आपका y निर्देशांक है। ठीक, y अक्ष है। अगर क्या बोला है कि y निर्देशांक 0 है तो बिंदु x अक्ष पर होगा। बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पे होगा। अगर y 0 है ना, तो y के लिए 0 है तो बिंदु कहाँ पर होगा? x अक्ष पर होगा। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो बिंदु कहाँ पर होगा? x अक्ष पर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष पर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, x अक्ष पर। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं। कह रहे हैं 2√3 + 1√3 किसके बराबर होगा? तो समान अपरिमेय संख्या जुड़ती घटती हैं। 2√3 में 1√3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3√3 के बराबर। ठीक है, 3√3 के बराबर आएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज 2, 3, 4 के अनुपात में त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक, हमारे पास एक त्रिभुज है, अनुपात में सारे, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा कोण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो 2x + 3x + 4x कितना होगा? 180। तो 2 और 3 5 और 4 9x। 9 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 9 दूनी 18, पीछे से 0, तो x का मान आ जाएगा 20। सबसे छोटा वाला कोण क्या है अपना? 2x है, तो आपको 2x निकालना है। x का मान कितना है प्यारे बच्चों? 20। 2 और x गुणे के संबंध में होते हैं, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 40। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी होती थी? 9 होती थी। कितनी होती थी? 9 होती थी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 4 सहित 1/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? सो देखो, दूसरे नंबर पर आ जाओ। प्रश्न हमें दिया हुआ है 4 सहित 1/8, जिसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ होती है। 4 × 8 और ऊपर जो भी होता है वो जुड़ जाता है, यानी कि 4 × 8 32 और 1 33/8 है। अब 8 को भाग दे दो 33 में। ठीक है, 8 चौके 32, घटाएंगे तो 1 बचेगा, छोटा आ जा रहा है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 एकम 8, घटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16,
घटाएंगे तो 4 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे 40, पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, वो शांत है। तो यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। क्या है प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार अपना शांत है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। कह रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा, तो हल करते हैं। तीसरे नंबर में आ जाओ, जो दिया है उसको एक बार लिख लो। क्या है अपने पास, x-1 गुणे में 3x-4। पहले x के अंदर गुणा करना होगा, तो x की गुणा x के साथ होगी, x गुणा x की घात 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा x। 1 से गुणा करेंगे, संख्या की गुणा संख्या के साथ, 1 3 3, पीछे से x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 चौको 4। तो ये हो जाएगा 3x², 4x और 3x माइनस के 7x प्लस 4। तो यहाँ से x² का गुणज क्या है, अतः x² का गुणज क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर है निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। ये वाला और ये वाला किस अक्ष पर और किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो दिया है, बिंदु के नाम लिख देता हूं मैं। 2 बिंदु दे रखे ना, एक को मैं ए बोल देता हूँ, एक को मैं बी बोल देता हूँ। ए हमें दे रखा है -3,5 और दूसरा दे रखा है 2,0। ठीक है, तो बाबू आप जानते हैं ये अपना x है, x अक्ष है। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव। ये y अक्ष है, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सा भी बिंदु है, x का मान इधर पॉजिटिव में होता है और ऊपर y का मान भी पॉजिटिव में, इधर x का मान नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव में। यहाँ पे कोई बिंदु है, इधर आएगा x का मान नेगेटिव, नीचे हो जाएगा इधर भी नेगेटिव। यहाँ पे अगर कोई बिंदु है, इधर x का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान क्या होता है, नेगेटिव। तो पहला वाला क्या, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक, अब आपसे बोल रहा है 2,0। देखिए इसका y निर्देशांक 0 है। अगर y निर्देशांक 0 है यानी कि ये x अक्ष पर है। ये कहाँ है, x अक्ष पर है। ठीक, 2,0 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे होगा 2,0। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए यदि 2,0 रैखिक समीकरण जो आप देख रहे हैं 2x + 3y = k का एक हल है। तो देखो, जब भी कोई बिंदु किसी रैखिक समीकरण का हल होता है ना, तो वो बिंदु उसको संतुष्ट करता है। तो आप एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, देख आप लिखेंगे चूंकि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल है। इसलिए आपको x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है इस समीकरण में। ठीक है, तो आपको k का मान आराम से मिल जाएगा। 2x की जगह पे हम 2 रख देंगे, 3y की जगह पे अब 0 रख देंगे। 2 दूनी 4, 3 × 0 0। तो 4 + 0 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो k का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है कि दिए गए चित्र में, ये आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में ये जो x है इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। 7वें में आप जानते हैं ये सरल रेखा है,
सरल रेखा में जितने भी कोण होते हैं उन सबका योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो मान रख देंगे क्या है? 2x प्लस 4x प्लस 3x, 2x प्लस 4x प्लस 3x, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180। 4 और 3 7 और 2 9, 9x हो गया। इधर 9 गुणे में है, इधर आके पट्टे में आ जाएगा। 9 दूनी 18, पीछे से 0, x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। आराम से हल हो गया, है कि नहीं? अगले प्रश्न पे मान जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये बहुपद है, P2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। देखो बहुपद हमें क्या दे रखा है? दिया है x माइनस 1, x प्लस 1। हमें क्या निकालना है? P2 का मान निकालना है। तो हमें बस क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देना है। 1 2 और 1 3, गुणे में है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। 3 1 कम 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा बाबू? 3 1 कम 3 आ जाएगा। कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो अब दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बन गया आपका आराम से। 90 पे आ जाओ। 9वां नंबर क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में अगर AB AC के बराबर है और B कोण 50 है तो C का मान आपका क्या होगा वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोला गया है इसमें कि AB AC के बराबर है। ठीक है, तो इसमें कोण C कितना होगा ये आपको बताना है ना? कोण C कितना होगा ये बताना, बहुत आसान है। B कोण आपको दे रखा है 50 डिग्री, है कि नहीं? B कोण क्या दे रखा है आपको? 50 डिग्री दे रखा है। तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में? दिया है कोण B बराबर 50 और हमको क्या दे रखा है? AB बराबर AC। त्रिभुज AB बराबर AC है तो आपको पता है कोण B बराबर क्या होगा? कोण C, है कि नहीं? कोण B बराबर क्या होगा? कोण C होगा। तो भाई जब, क्योंकि त्रिभुज में जब जब दो संगत भुजा बराबर होती है तो संगत कोण समान होते हैं। तो B तो आपको दे ही रखा है 50 डिग्री, तो C कोण का मान कितना होगा? 50 होगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो है इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी मैंने करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। 10वें नंबर पे आ जाओ। क्या है अपने पास? 2x² माइनस का 7x माइनस के 15। गुणनखंड करने का नियम क्या होता है कि इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है, अचर पद की गुणा x² के गुणज से करनी होती है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 30 आए और घटाए तो x का गुणज देखो 7 आए। सोचो, घटाने पे 7 आना चाहिए, क्या होगा वो? अगर आपके मन में ये चीज़ नहीं आ पा रही तो यहाँ पे जो संख्या 30 है ना उसका गुणनखंड कर दो। 2 1 कम 2, 2 बने 10, 3 बचे 15, 5 कम 5, घटाने पे 7 आना चाहिए। ठीक, घटाने पे 7 आना चाहिए। क्या क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 2 3 6, क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ओके, तो घटाने पर 7 आना चाहिए ना? कहीं क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है? जोड़ा बना रहे हैं, 5 या 15, 15 में से 2 घटाएंगे 7 नहीं आएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6 में से 5 घटा सकते, नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ दे रखा है। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, इसका गुणनखंड संभव ही नहीं है ना? 15 हो गया, 3 ही बचे 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10। हाँ, अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल है। 5 दूनी 10
और 3। सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी। देखिए हम मान रखेंगे हम यहाँ पर, जब भी मान रखो नेगेटिव है ना, ब्रैकेट लगा के रखो। 10x घटाना है 3x। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो रहा था। तो देखो बाबू, अब इस माइनस से अंदर गुणा कर दोगे। 10x नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक, तो अब आपको एक जोड़ा यहाँ से मिल जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो देखो अब क्या करना है, पहले जोड़े से ओपनिश निकालना है। 2 का भागा दोनों में जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स कम से कम एक्स का भागा दोनों में जाएगा। 2 1 कम 2, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया। 2 5 10, एक्स ऑलरेडी बाहर आ गया। यहाँ से प्लस है, 3 का भागा जाएगा। 3 1 कम 3 बाहर आ गया, एक्स बचा। 3 ही बचे 15। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो ओपनिस्ट है उसे हम लिख देते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। ये हमें हमारा गुणनखंड आराम से मिल गया। क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है, इसके हर का परिमेयकरण कीजिए। हमें क्या दे रखा है, √6 बट्टे में √2 प्लस √3। हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण करने पर। तो देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं, √6 या √2 है, √3 है। तो विपरीत चिन्ह से हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे गुणा करना होता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। √2 माइनस √3 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखो बाबू, नीचे तो एक सूत्र बन रहा है, ए प्लस का बी गुणा ए माइनस का बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऊपर आप गुणा कर दीजिए, √ के अंदर गुणा होगा। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो √12 में से √18 घटता नहीं है, ध्यान रखना। तो दो √ का वर्ग करने पर हट जाता है। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √12 माइनस √18। 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। -1 से ऊपर गुणा करोगे, नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं 12वें नंबर पर। क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में अगर ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, तो हमें ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये चित्र बना लेना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, ए सी बराबर बी डी, और यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमें क्या दे रखा है, ए सी बराबर दे रखा है बी डी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि हमें क्या दे रखा है, ए सी बराबर दे रखा है बी डी के, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में से इस बी सी को घटा देता हूँ। ए सी में से बी सी घटाया और बी डी में से भी बी सी घटाया। तो देखो, ए सी में से अगर बी सी घटा दूंगा तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। और बी डी में से अगर बी सी घटा दूंगा तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे निम्न बिंदु को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए, यानी कि ग्राफ पेपर में आपको दिखाना है कि ये बिंदु कहाँ कहाँ पर है। ठीक, तो ग्राफ आप बना लेना बढ़िया करके। ठीक, देखिए मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप ये ग्राफ पेपर में बनाओगे। ठीक है, ग्राफ पेपर मांगना टीचर से। तो यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ लिखोगे 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है ना, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3
-4। ठीक, तो पहला बिंदु क्या है, x पे -3 जाना है और y पे पॉजिटिव का 2, यानी कि यहाँ पर ये अपना पहला बिंदु है -3, 2। फिर आ जाओ, अगला बिंदु क्या है, x पे -2, y पे -3, x पे -2, y पे -3, इसी के सीध में यहाँ पर ये बिंदु है अपना -2, -3। फिर क्या है, x पे 4 जाना है और y पे जाना ही नहीं है, 0 जाना है, तो यही मिल गया अपना 4, 0। अगला क्या है, x पे 0 जाना है और y पे -4, यहाँ पे आ गया बिंदु, ये बिंदु अपना है 0, -4, ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे, दी गई आकृति में जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये वाला जो कोण है पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू इस कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस यहाँ ना बराबर का चिन्ह आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ बराबर है कि पी आर टी के बराबर होगा, मतलब इस वाले कोण के हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है तो उसको सही कर लेना। हमें क्या दे रखा है, दिया है, हमें क्या दे रखा है कि भैया पी क्यू आर कोड है ना, वो पी आर क्यू के बराबर दे रखा है। ठीक है, मैं इस कोण को एक्स मान लेता हूँ, इस कोण का नाम मैंने क्या दे दिया, एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है जी, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि भैया पी क्यू एस कोण जो होगा वो बराबर होगा पी आर टी के, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक, सो भाई आपको पता है कि जो एक रेखा होती है उसमें जो टोटल कोण बनता है वो 180 का बनता है। चूंकि अगर हम यहाँ से देखें पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, इनका जो योगफल होगा वो कितना होगा, 180 होगा। एक रेखा पे जो कोण बनता है 180 बनता है। तो भाई मेरे, हमने पी क्यू आर को क्या बोला है, एक्स बोला है, तो हमारा जो पी क्यू एस होगा, देखो ये प्लस का कोण इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने एक्स बोला है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये किसके बराबर क्या निकाल दिया हमने, पी क्यू एस निकाल दिया। फिर आ जाते हैं पुनः, इधर आ जाओ पुनः, देखो यहाँ पे भी तो वही बात होगी ना कि जो पी आर टी है और पी आर क्यू है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पी आर टी कोण पी आर टी प्लस पी आर क्यू, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो पी आर टी हमें निकालना है, हमें चाहिए होगा, और ये प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का होगा। तो पी आर क्यू को हमने क्या बोला है, एक्स बोला है, ये भी एक्स है। अब आप देखो ये 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 एक्स माइन 180 माइनस एक्स है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से कि जो कोण हमारा ये वाला है और ये वाला है बराबर हो जाएगा, कि जो पी क्यू एस है वो कोण पी आर टी के बराबर है। यही अपने को सिद्ध करना था, प्रूफ है ना, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अगले वाले पे आ जाते हैं, अगला वाला प्रश्न जो है उस पे आ जाओ। कह रहे दी गई आकृति में, ये आकृति आपके सामने है, ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। ये जो ए बी रेखाखंड है, सी डी, ये जो दोनों रेखा है ना आपस में समानांतर है। ठीक है, और ओ है ए बी बिंदु का मध्य बिंदु, यानी कि ओ डी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज होगा और ये जो त्रिभुज होगा ए ओ बी और जो अपना है डी ओ सी त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आ जाते हैं आपकी आंखों के सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें दिया है
क्या दिया है बाबू, हमें दे रखा है ओ जो है ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया है। अगर मध्य बिंदु है यानी कि ओ डी किसके बराबर है, ओ बी के, ओ डी किसके बराबर है, ओ ए के, ओ डी ओ ए के बराबर है। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 मान दिया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो ए बी है, जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है। ए बी व सी डी समांतर है, ये हमको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इन्हीं दो त्रिभुजों में हम बात करते हैं अपनी। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, ये दो त्रिभुज हम ले लेंगे। अब चित्रों को ध्यान से देखना, तुम चित्र को ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, देखो मेरे भाई, जब दो भुजाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमारे पास क्या है कि ये जो ए ओ बी कोण है, ए ओ बी कोण है वो बराबर है किसके, डी ओ सी के। क्यों बराबर है, कारण भी देना होगा, क्योंकि भैया ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये बराबर है। उसके साथ साथ आ जाओ, ये जो ओ डी है और ये जो ओ ए है वो बराबर है। ए ओ किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रश्न में दिया है, दिया है की जगह आप समीकरण 1 भी लिख सकते हो, ओ डी बराबर ओ ए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो बराबर होगा। कोण ए जो होगा सिंपल और कोण जो डी होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये और ये समानांतर है। तिर्यक रेखा गई है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है। तो हम हमारे पास कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पर, अतः अतः एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये जो त्रिभुज है अपना ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ओ सी के। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण के लिए कोई दो हल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 16वां नंबर है। ठीक, तो देखो हमें दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12। कोई दो हल आपको निकालने हैं। आप x और y के मान कुछ भी आ सकते हैं, तो पहले हल निकालते हैं। माना x बराबर मैंने 0 मान लिया, रखो यहाँ पर, x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 0, 3y में 0 जोड़ोगे 3y हो जाएगा, 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टी में आ जाएगा, 3 चौके 12, तो y का मान आ जाएगा 4। तो पहला हल क्या आ जाएगा, हल में पहले x आता है फिर y आता है। x आपने 0 माना तो y आपको 4 मिला, ये पहला हल है। दूसरा हल निकालते हैं, दूसरा हल निकालते हैं। अब की बार y 0 मान लो, माना कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 5 कुछ भी मान सकते हैं x और y का मान। ठीक है, माना y बराबर 0, रखो यहाँ पर समीकरण में 4x, y की जगह पर रख दिया मैंने 0, 3 गुणा 0 0 हो गया, 4x में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4x, 4 यहाँ गुणे में क्या आ जाएगा बट्टे में, काटोगे 4 3 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अतः हल क्या होगा दूसरा, पहले x आता है, x आपको 3 मिला, y आपने 0 माना था, ये दूसरा हल आ गया। दो हल बोले थे तो हमने दो हल निकाल के दिखा दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहे सीधे गुणा किए बिना इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 17वें नंबर पे आ जाओ। ठीक, हमको दे रखा है 103
गुणा 107। तो 103 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 100 + 3, और 107 को लिख सकता हूँ 100 + का 7 लिख सकता हूँ। ये किस सूत्र के रूप में है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है ना, तो आप जानते हैं कि x + a गुणा x + b। x की जगह पे 100 है, a की जगह पे 3, b की जगह पे 7 है। क्या होता है, x² प्लस ब्रैकेट के अंदर a + bx प्लस a गुणा b होता है। ठीक है, ये सूत्र है। तो x की जगह पे 100 है, रख दिया, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 7 है, और x की जगह पे क्या है अपना 100 है, गुणे में 3 गुणा 7। ठीक है, ए बी। तो वर्ग करेंगे, 2 0 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 और 10, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 गुणा 100 तो 1000 हो जाएगा, 7 3 21, जोड़ दो, इकाई के स्थान पर 1 आ गया, दहाई के स्थान पर 2 आ गया, सैकड़े के स्थान पर सब 0 है, और यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 1, आंसर। ठीक है, सर्व समीकरण की मदद से हमने आंसर बता दिया। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए क्या चाहिए होता है, पटरी, पेंसिल, प्रकार वगैरह चाहिए होता है, √5। इसको मैंने अलग से वीडियो में बना रखा है, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। 19वां जो प्रश्न है, चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, यूक्लिड की ज्यामिति। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 को मैंने जब पढ़ाया था, उसमें सारे अभिकृत मैंने लिखे थे। कुछ दिन पहले ही मैंने नया वीडियो बनाया, डिजिटल बोर्ड पे आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, जाके देख लेना। तो ये 2 क्वेश्चन जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ। 18 पटरी प्रकार पेंसिल से बनाना है, वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में अलग से लिंक दे दूंगा। और ये भी मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट जो मैंने डाली है वहाँ पे 5.1 में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये मिल जाएगा। 4 अभिकृत बोले, बहुत सारे अभिकृत होते, तो कोई 4 अभिकृत आपको लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में क्या करना है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है। ठीक है, हमारे पास क्या बोले, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपना नाम दे दो त्रिभुज का, ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये नीचे लिख भी देता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो दोस्त, हमें क्या दे रखा है, कह रहे हैं इनकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, आपको बराबर दिखाना है, बी कोण सी के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे लिखोगे, दिया है करके, क्या दिया है कि भैया ए बी हमें ए सी के बराबर दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, ये हमको दिया है, सिद्ध करना है कि कोण बी जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएंगे रचना में, थोड़ा कलाकारी करना है आपको। रचना में क्या करना है, ए से लंब डालना है, किस पर, बी सी पर। तो इस भुजा को मैंने डी बोल दिया, लंब डाल दिया, तो यहाँ से 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा। रचना में क्या लिखोगे, ए डी, लंब डाला किस पर, बी सी पर। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि भुजा इसको बराबर दिखाना है, तो मैं इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखा दूंगा, और फिर सीपीसीटी का यूज कर लूंगा। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया ये जो कोण है, देखो ये जो भुजा है ए बी और ये जो ए सी वो बराबर दे रखा है, समीकरण 1 में दिया है बराबर।
उसके बाद दोनों ही भुजाओं में आपको ये भुजा उपनिष्ठ मिल जाएगी, ए डी दोनों में आ जाएगा, दोनों त्रिभुजों में ए डी है। उसके साथ साथ इधर ए डी बी कोण आपका 90 है और इधर ए डी सी कोण आपका 90 है। क्यों बराबर है? 90 है। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों में है, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ भुजा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये दोनों त्रिभुज का कर्ण बराबर है और दोनों का एक आधार भी अपने बराबर दिखा दिया, दूसरी एक भुजा समान दिखा दी। अतः कौन से नियम लगेगा? आरएचएस नियम। अतः आरएचएस नियम द्वारा जो त्रिभुज है अपना ए डी बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। परंतु ये थोड़ी ना सिद्ध करना था अपने को तो ये सिद्ध करना है बी बराबर सी। तो आप क्या लिखोगे? अतः सीपीसीटी द्वारा, कौन से नियम द्वारा? सीपीसीटी द्वारा। सीपीसीटी क्या कहती है? अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो उनके संगत भुजा बराबर होगी, संगत कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है? सी है। तो अपना बी कोण किसके बराबर आ जाएगा? सी कोण के आ जाएगा। यही अपने को सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई डाउट नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। 21वें नंबर पे आ जाओ। दिया है, हमें दे रखा है 8x³ प्लस 36x² y प्लस 54xy² और यह 27y³। तो मुझे सबसे बड़ा हिंट ये दे रहा है, ये और ये दे रहा है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकता हूँ 2x³ और इसको मैं लिख सकता हूँ 3y³ a³ प्लस b³। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a²। 3a², ये कितना होता है? ये b कितना अपना ये, और फिर आता है आपका 3b²। b² यानी कि 3b² a कितना है अपना? 2x। सूत्र के रूप में डाल दिया। किस रूप में? ये चूंकि a³ 3a² 3b² है प्लस b³ किसके बराबर होता है? a प्लस b³ 3 के बराबर होता है। तो ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y³। आंसर ये हो गया इसका गुणनखंड। ऊपर है ना गुणा के रूप में 3, इसका मतलब क्या होता है? ये चीज 3 बार गुणे में है। कितनी बार गुणे में बाबू? 3 बार। हो गया गुणनखंड, बड़े आराम से हो गया। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है जी, कह रहे हैं 4/7 को p/q के रूप में लिखिए जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 ना हो। 22वां प्रश्न दिया है। ठीक है, मान दिया है x करके लिख लो, माना x 0.47 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 47 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। दो संख्या के ऊपर बार लगाए तो एक के पीछे 2 0 लगाएंगे, से गुणा करने पर दोनों तरफ। दोनों तरफ 100 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100x और 10 गुणा करें में दशमलव पीछे जाता है, ये हो जाएगा 47 चलता जाएगा ऐसा। अब क्या करना होता है? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना होता है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कीजिए, तो बायां वाला में से बायां वाला घटता है। ये समीकरण 2 है और इधर है अपने पास 0.47। ठीक,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। देखो इधर जो भी है इधर भी वही है, तो इधर में से इधर सेम टू सेम घट के इधर क्या हो जाएगा 0। 47 में 0 घटाओगे क्या बचेगा 47, और 100 में से एक एक्स कम करेंगे तो 99x। एक्स का मान निकालना है, 47.0 को हम 47 लिख सकते हैं, 99 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 47/99। तो ये आ गया आपका पी की जगह पर, ये आपका क्यू की जगह पर है, और बट्टे वाला 0 भी नहीं है, और दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक है। पी और क्यू हमारे क्या है पूर्णांक है। हो गया ये प्रश्न आपका आराम से। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 21 किया था ना, बिल्कुल वैसा देखो अब 24 पर भी आ गया है। तो पहले 23 से पहले 24 भी कर देता हूँ इसी पेज में। ठीक, तो हमारे पास क्या दे रखा है दोस्त, 27p³ 1/16 माइनस के 9/2 p², और ये 1/4p। तो इसको ढंग से लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3p⁻3, और इसको लिख सकता हूँ 1/6 की घात 3। 6 चंग 36 गुणा 6 216 होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो जो सूत्र होता है मैं आपको बता दूं, a माइनस बी का होल क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab a माइनस बी। इसको जब खोल देते हैं तो ये मिलता है a³ माइनस b³ 3a² प्लस 3ab²। इस सूत्र के रूप में आपको बना के दिखाना है। तो यहाँ 3 आएगा, a की जगह पे क्या है आपका, a की जगह पे आपका 3p है, स्क्वायर तो लगा दो, और b की जगह पे क्या है आपका 1/6 है, प्लस फिर आपका आता है 3a आता है, a की जगह पे क्या है 3p, और b², b की जगह पे क्या है 1/6 है, सूत्र के रूप में डाल दिया आपने। तो ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर, तो ये आ जाएगा 3p माइनस 1/6 की घात 3 आंसर। ये अपना सूत्र था इस रूप में। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। देखो प्यारे बच्चों, मैंने पूरी गणित मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, करा रखी है, सिखा रखी है। कहीं पे भी आपको डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, है ना। तो ये सारा एनसीईआरटी का प्रश्न है, मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको मिलेगा प्रश्नावली 6.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का, जो कि मैंने पूरी अच्छी तरीके से करा रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, वहाँ मैंने डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रखा है आराम आराम से समझाते हुए, जाके देख लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों नहीं होगी। 25वें में आ जाओ। एक आध क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप मेरे वीडियो खोल के देखो, ताकि आपको पता लगे कि सर ने सब पढ़ा रखा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं सत्यापित कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बराबर भुजा AC है। ये जो AC भुजा है और AB भुजा बराबर है। शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं और दर्शाए कि शीर्ष लंब बराबर है। इस शीर्ष लंब को और शीर्ष लंब को बराबर हमें दिखाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 25वें नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, दिया है हमें, क्या दे रखा है दोस्त, हमें दे रखा है कि जो AB भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए, कौन सी भुजा को, BE बराबर दिखाना है CF के, शीर्ष लंब को बराबर दिखाना है। इन दो को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले त्रिभुज को लूँगा,
इस वाले त्रिभुज को लूँगा और इस वाले त्रिभुज को लूँगा, ठीक है, और उसमें बात करेंगे अपने। तो यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ से त्रिभुज, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज AFC में, ठीक है, AFC में। सो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, आप ये वाला त्रिभुज लो, ये वाला त्रिभुज लो, ये A कोण दोनों में मिलेगा आपको, A कोण आपको दोनों मिलेगा। कोण A किसके बराबर, कोण A की। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अगर आपको ये बराबर दिखाना है तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जब इस त्रिभुज में ये लंब डाला गया है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो जो अपना E कोण है और जो अपना F कोण है वो दोनों के दोनों 90 हैं, इसलिए बराबर है। अपने दो कोण बराबर दिखा दिए हैं, ठीक है, अपने दो कोण बराबर दिखा दिए। उसके साथ साथ ये जो अपना है इस त्रिभुज में AB और ये जो AC है वो भी बराबर है, AB और AC बराबर है। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज ने दिया है, ठीक। तो अब कौन सा नियम लग जाएगा, देखिए साइड है, ठीक है, कौन सा नियम लगेगा अपना, देखो भाई एंगल, ये एंगल साइड, ये ऐसे लगा सकते हो ना, एंगल एंगल साइड, ये नियम लग जाएगा। अतः एंगल एंगल साइड, ये नियम लग जाएगा। एंगल एंगल साइड से इस नियम द्वारा ये जो त्रिभुज है ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AFC के, सर्वांगसम दिखा दिया। अब कौन सा नियम लगा देंगे, CPCT से। अतः CPCT द्वारा, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, देखो यहाँ से जो BE है वो बराबर आ जाएगा, FC लिखो या CF लिखो, बात एक ही होती है। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना बराबर हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं था। अगले वाले में आ जाओ, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर दूसरे का है, दूसरे की जो आखिरी प्रश्नावली है उसका प्रश्न है आखिरी वाला। वैसे तो आसान है, इस दाएं पक्ष को हल करेंगे आपको ये बाएं पक्ष आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको खोल देना है और हल करोगे तो ये मिल जाएगा। करके दिखा दूं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, मैंने करा रखा है, चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद बोल रहा हूँ, उसमें जाके आप देखोगे ना तो ये मिल जाएगा, करा रखा है, आखिरी प्रश्न है ये, ठीक है। जाके प्लेलिस्ट डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। 27वां प्रश्न मैं बता दूं, ये भी मैंने करा रखा है, NCERT का प्रश्न है। प्रश्नावली में बता दूं, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है NCERT का। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये चैप्टर, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जाके देख लीजिए, ठीक। तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, करा दिया है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार वीडियो को देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं।